बच्चों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक भारत का इतिहास ही है। और इसका 15वां भाग 15वां पाठ हम पढ़ रहे थे। 15वें अध्याय में संविधान निर्माण से संबंधित जानकारी हम पढ़ रहे थे। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये हम 15वां अध्याय पिछली कक्षा में हमने शुरू किया था और समझा था कि हमारे संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और वो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई थी, उस योजना के तहत 1946 में भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और संविधान सभा के चुनाव किस प्रकार से हुए थे, तो भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उसके चुनाव किए गए थे। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, ये भी हमने पिछले भाग में समझा था कि हमने प्रांतीय जो संसद होते थे उसके सदस्यों को चुना, एक तरह से विधायकों को चुना, और उन विधायकों ने भारतीय जनता की तरफ से किसको चुन दिया था, संविधान सभा के सदस्यों को। तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कुल 389 सदस्य थे। 296 का चुनाव होना था और 93 सदस्य देशी रियासतों के द्वारा सीधे मनोनीत किए जाने थे। ये सारी चीजें हमने पिछले अध्याय में देखी थी कि उसके अध्यक्ष कौन थे, कितना समय लगा फिर संविधान को बनने में, ये सारी चीजें हमने पिछले भाग में पढ़ी थी। उसी को कुछ रिवीजन करते हुए हम इस भाग को आगे बढ़ाएंगे। संविधान की दृष्टि क्या थी, किस तरह से संविधान बनने वाला था, संविधान भारत के लोगों को किस तरह देखता था और क्या वो देना चाहता था, भविष्य में कैसी शासन व्यवस्था भारत में लागू करने वाला था हमारा संविधान, वो हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं कुछ रिवीजन के साथ, पिछले भाग में जो हमने पढ़ा उसके रिवीजन के साथ। तो संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ हमारे संविधान सभा और संविधान के बारे में, ये आपको याद रखने हैं। छोटे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, अगर आपसे पूछे तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 389 सदस्य जिसमें थे। और अगली में है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की इस बैठक का बहिष्कार किया। तो क्यों बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने, ये हमने पिछले भाग में समझा था कि जो कांग्रेस थी उसने यहाँ पर लगभग 208 सीटें प्राप्त कर ली थी और मुस्लिम लीग के पास केवल 73 सीटें। संविधान सभा की 73 सीटों पर मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए थे और लगभग 208 सीटों पर किसके सदस्य चुने गए थे, कांग्रेस के सदस्य चुने गए थे। तो कांग्रेस को मुस्लिम लीग हिंदुओं की पार्टी मानती थी और उनको लगता था क्योंकि कांग्रेस संविधान सभा में मजबूत स्थिति में है तो ज़्यादातर फैसले हिंदुओं के पक्ष में लिए जाएंगे, इसलिए मुसलमान कम सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य कम चुने गए थे और इससे नाराज होकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा की मांग की और देश के विभाजन की मांग भी उन्होंने जारी रखी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी समझिए कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सभी सदस्य इकट्ठे हुए एक जगह, तो उन सभी सदस्यों को समझाने के लिए, कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक को अध्यक्ष बनाना था और उस समय किसी एक को अध्यक्ष बना दिया गया। वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कैसे थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जब दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, तो अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया जब दूसरी बैठक हुई। तो देखना, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के जब पहली बैठक हुई उस दिन। दूसरी बैठक में फिर स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया और जब तक संविधान बना तब तक फिर अध्यक्ष कौन रहे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाद में जब संविधान लागू किया गया तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। अगला देखिए,
जब तीसरी बैठक संविधान सभा की हुई तो वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा के सामने जब उसकी तीसरी बैठक हुई। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव से हमें पता चलता था कि हमारे संविधान जो बनेगा उसके क्या उद्देश्य होंगे, किस चीज को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपना संविधान बनाना है। तो संविधान सभा के सामने कुछ उद्देश्य होने चाहिए कि ऐसा संविधान बनाए जिससे हमारे ये उद्देश्य पूरे हों। तो ऐसा कुछ उद्देश्यों से भरा हुआ एक प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को। कुल सदस्य कितने थे? 389 संविधान सभा में। और जो संविधान सभा में बहुत सारी समितियां होती थी और वो सारी समितियां मिलकर काम करती थी। जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप या मसौदा समिति और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमने पढ़ा था कि भीमराव अंबेडकर जो है ये कांग्रेस की विरोधी विचारधारा के सदस्य थे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और गांधी जी से इनके मतभेद भी हुए थे। लेकिन ये बड़े वकील थे, कानून के अच्छे विशेषज्ञ थे, अच्छे जानकार थे, विद्वान थे। इसलिए गांधी जी के कहने पर इन्हें अंतरिम सरकार में कानून मंत्री का पद दिया गया और बाद में फिर इन्हें संविधान सभा में भी शामिल किया गया और इन्होंने प्रारूप लेखन का कार्य किया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। किसी भी मुद्दे पर कानून की बारीकियों के बारे में जानकारी देते थे, लोगों को समझाते थे कि ये जब इस तरीके से हम किसी मसौदे को तैयार करेंगे तो उसकी एक एक कानूनी बारीकी ये कौन समझाते थे? BN राव। एक ये प्रशासनिक अधिकारी थे जो संवैधानिक सलाहकार का कार्य करते थे। आगे है, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ध्यान रहे हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हमारा संविधान को बनने में। संविधान बनकर पूरा हो गया था फिर 26 नवंबर 1949। तो हम देख सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 से और 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। क्योंकि हमने देखा ना कि पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और उसके बाद इस तारीख को अंतिम बैठक होती है। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू बाद में किया गया। तो संविधान लागू या अधिनियमित कब किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया, 2 महीने बाद लागू क्यों किया गया? तो ये इसलिए किया गया कि 26 जनवरी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण तिथि रही थी। हमने पढ़ा था जब गांधी जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम जब पढ़ रहे थे पिछले अध्यायों में, तो हमने देखा था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस के द्वारा प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और फिर उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था, एक तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो उस तिथि का महत्व आज़ादी के बाद भी बरकरार रहे, इसलिए संविधान लागू करके इस तिथि का महत्व बढ़ा दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, लेकिन बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन आजकल विधि दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को प्रतिवर्ष, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। आगे देखिए, अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजों ने भारत से जब जाने की तैयारी कर ली थी, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन भी कर दिया था कि ये जो सभा बनाई है 389 सदस्यों की, ये भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएगी। तो संविधान तो बना 1949 या 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब तक भारत का शासन कौन चलाएगा? अंग्रेज तो 1947 में चले गए, तो 1947 से 1950 तक भारत का शासन कौन चलाए? इसके लिए अंग्रेजों ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था
उस अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल कब हुई? तो 13 अक्टूबर 1946 को। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था कि हम तो अलग देश ही लेंगे। बाद में जब उनको अलग देश मिलने में कठिनाई आ रही थी तो फिर 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। और शामिल होने का उद्देश्य ये था कि सरकार को कोई भी काम नहीं करने देना है, हर काम में टांग अड़ानी है, विवाद उत्पन्न करना है। और इससे परेशान होकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभाजन को ही स्वीकार कर लेना उचित समझा था। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझे हैं जो हमारी संविधान सभा और संविधान से संबंधित है। ये पिछले अध्याय में भी हमने कुछ पढ़ा था, उसका रिवीजन है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में। तो ये है उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपको पता है ना, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब रखा गया? जिस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। और वो कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव जैसा नाम से पता चल रहा है कि अब हम जब संविधान बनाएंगे, संविधान सभा या संविधान बनाने का कार्य करेगी, तो उस किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वो संविधान का निर्माण करेगी। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य हमारे दिमाग में होते हैं, तो वो कार्य अच्छे से होता है, उसका परिणाम भी अच्छा होता है। इसलिए जब संविधान बनेगा तो उसके क्या उद्देश्य होंगे, भारत में कैसी शासन व्यवस्था लागू हो, हम भविष्य में कैसा भारत देखना चाहते हैं, भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हों, दलितों का कैसे उद्धार किया जाए, जो आदिवासी हैं उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की कैसे रक्षा की जाए, ये सारे उद्देश्य जो होंगे ये उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे। और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा को अपना कार्य करना था और संविधान बनाना था। तो ध्यान रहे कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई कि हमारे संविधान के मूल आदर्श क्या होंगे। ये इस उद्देश्य प्रस्ताव में समझाया कि हम जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसके आदर्श क्या होंगे, उद्देश्य क्या होंगे, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे। और यह फ्रेमवर्क सुझाया गया जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। एक ढांचा बना दिया, एक फ्रेमवर्क बना दिया, एक फ्रेमवर्क सुझा दिया जवाहरलाल नेहरू ने कि इस फ्रेमवर्क के आधार पर, इस ढांचे के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और संविधान का निर्माण करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ये सुझाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम स्वतंत्र राज्य हैं, संप्रभु और साथ में गणराज्य भी हैं। संप्रभु मतलब हम अब किसी के भी अधीन नहीं हैं, अपनी सारे अधिकार मतलब सारे फैसले लेने का अधिकार हमारे खुद के पास हैं। आंतरिक मतलब देश के अंदर क्या फैसले लेने हैं और किससे हमें संबंध बनाने हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से भारत स्वतंत्र है। इसका मतलब है भारत संप्रभु राज्य है। और गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब है कि यहाँ का जो प्रमुख होगा, कोई भी चाहे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो हमारा यहाँ प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होता है भारत का, और उसका चुनाव होता है, वो मनोनीत नहीं होता। इसीलिए भारत कैसा है? गणराज्य है, गणतंत्र है। तो ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को कैसा राज्य घोषित किया था? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया था। आगे, समस्त नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन भी दिया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसा संविधान घड़ेंगे, ऐसा संविधान हम लोग बनाएंगे जिसमें भारत के सभी नागरिकों को न्याय मिल सके, सभी को समानता का अधिकार मिल सके, भेदभाव खत्म, ऊंच नीच खत्म, और सभी को स्वतंत्रता मिल सके, ऐसा हम संविधान बनाएंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में यह आश्वासन दिया गया कि सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा आश्वासन दिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। यह वचन भी दिया गया कि अल्पसंख्यकों व पिछड़े व जनजातियों, यह भी ध्यान से देखिए, यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दमित
व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, पहले ये समझिए। अल्पसंख्यक वो हैं जो भारत में किसी भी देश में जो लोग रहते हैं, उनमें एक तो बहुसंख्यक समुदाय है। जैसे भारत में हिंदू ज़्यादा हैं तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, बाकी सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ये सभी समुदाय अल्पसंख्यक में आएंगे। ये बहुसंख्यक के मुकाबले कम है, इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारत से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, मारकाट मची हुई थी। उस समय गांधी जी और नेहरू जी ने ये कहा था लोगों के सामने, और कांग्रेस को भी ये कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य होगा कि ये मारकाट ना हो, ये कम हो मारकाट। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर भारत में रहना चाहे तो वो रह सकता है, उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ऐसी बात गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने पहले ही कह दी थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव में भी यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही पिछड़े जनजाति जो लोग हैं, दमित जो लोग हैं, जो एक तरह से SC ST जिनको हम कह सकते हैं, दलित वर्ग कह सकते हैं, और पिछड़े वर्गों के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे। उनका कोई शोषण ना कर सके, जैसे पहले उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी ऐसा ना हो, उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार ना हो। तो इस तरह के सारे ही रक्षात्मक उपाय उनके लिए संविधान में किए जाएंगे। ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में वचन दिया गया था। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, विविधताओं का देश है। सभी को पूरे भारत में रहने वाले सभी लोगों को इस तरह अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजाति, दमित, इन सभी को न्याय, समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में हमारे संविधान को प्रस्तुत करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। जैसा कि भारत के संविधान के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग संविधान, अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा था संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, और हर संविधान से कुछ अच्छी बातें लगी, उनको उठा के अपने संविधान में शामिल कर लिया था। जैसा कि हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है वो ब्रिटेन से ली गई है ना। ऐसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो ये नेहरू जी कह रहे हैं कि संविधान सभा के सदस्यों ने दुनिया के सभी देशों के संविधानों का अध्ययन तो किया है, लेकिन हम उनकी नकल नहीं करेंगे। उनमें से वो चीज़ें उठाएंगे जो भारतीय लोगों पे सही से लागू की जा सके, और भारतीय लोगों की इच्छा और स्वतंत्रता से संबंधित जो उम्मीदें हैं वो पूरी की जा सके। तो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, हमने उन चीज़ों को अनुभव किया है जो दूसरे देशों में व्यवस्थाएं लागू हैं, उनका अध्ययन किया है, और अध्ययन के बाद अगर वो भारत के माहौल के अनुकूल है तो ही हमने उन्हें हमारे संविधान में लागू किया है और करेंगे। तो हम केवल नकल करने वाले नहीं हैं। वे किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते थे। वो किसी खास तरह का, क्या कह रहे हैं कि किसी दूसरे देश में जो लोकतंत्र लागू है उसी लोकतंत्र को, उसी संविधान को हम भारत में लागू कर दें, ऐसा नहीं है। हम तो चर्चा करेंगे, संविधान सभा के लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, और भारतीयों के हित में क्या है, भारतीय माहौल में कौन सी व्यवस्था सटीक बैठती है, ठीक से लागू हो सकती है, वो लागू करेंगे। किसी संविधान को ऐसा का ऐसा लागू नहीं करेंगे हम भारत में। तो वे किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते थे और कहते थे हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। हमने सभी देशों के संविधानों का अध्ययन तो कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नकल करेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी व्यवस्था को कहीं से उठा के ज्यों की त्यों भारत में लागू कर दें। नहीं, हम उन व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, और उस चर्चा में जो निकल के नई व्यवस्था सामने आएगी वो भारत में लागू की जाएगी। आगे कहते हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श
और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं से भी उठाए हुए नहीं हो सकते। हम पढ़ेंगे हर देश के संविधान को, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो व्यवस्थाएं होंगी उन्हीं को हम भारत में लागू करेंगे। और ये अनुकूल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये जो चर्चा होगी संविधान सभा के सदस्यों में उसी से पता चलेगा। आगे देखिए बच्चों, उनके शब्दों में, किनके शब्दों में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कह रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में वो कह रहे हैं। उनके शब्दों में वो कहते हैं, भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो, भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप हो और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। भारतीय लोगों का जो स्वभाव है, भारत की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और बहुत ही विशाल देश है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग समुदाय रहते हैं। यहाँ पर कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब भी है। सभी का भला होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम लागू करेंगे जिनमें दलितों के लिए भी अच्छा व्यवहार हो, जनजातियों के लिए भी अच्छा व्यवहार हो और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी सुरक्षा की जा सके। ऐसी व्यवस्था हम भारत में लागू करेंगे तो हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप हो और उनको स्वीकार्य हो, उसी शासन व्यवस्था को हम भारत में लागू करेंगे, स्थापित करेंगे। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा। अब आगे बताते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए, रचनात्मक व्याख्या की जाए। इस बात से क्या समझे आप? तो ध्यान दीजिए एक बार इधर। वो कहते हैं कि भारत अब स्वतंत्र देश है और भारत में लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र वो होता है जिसमें सभी लोगों को थोड़ी आज़ादी मिल जाती है, सभी के अधिकारों और इच्छाओं की और भावनाओं की कद्र की जाती है, किसी की इच्छाओं को दबाया नहीं जाता है। तो देखिए वो कहते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों, मतलब जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है ना कि आजीविका का अधिकार है, कोई क्या काम धंधा करना चाहता है, कोई जितनी मेहनत करेगा उतना वो आगे बढ़ेगा, उसकी आजीविका के साधन क्या हैं वो समझ रहे हैं हम। एक बार यहाँ पर ध्यान देना। तो क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र के उदारवादी विचारों, किसी को बिजनेस करने का, काम धंधा करने का, अमीर बनने का, मेहनत करने का पूरा अधिकार होगा। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। और साथ ही क्या कह रहे हैं? आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश। समाजवादी विचारधारा क्या कहती है? देखिए, उदारवादी विचारधारा एक तरह से पूंजीवाद की तरफ हमें ले जाती है। आगे हम समझेंगे कि पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर है। तो ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का समावेश हमें यहाँ पर लागू करना है। अगर किसी को बिजनेस करना है, बिजनेस करेगा, मेहनत करके अमीर बनना है तो उसे पूरी स्वतंत्रता होगी। और साथ ही में ऐसा भी ना हो कि सारा धन किसी एक के पास इकट्ठा हो। जो धन होगा, जो पैसा होगा, उसका समान बंटवारा हो, कोई बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं रहे, कोई बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं रहे। ऐसी व्यवस्था हम भारत में लागू करेंगे जो समाजवाद और पूंजीवाद के बीच की हो, और ऐसी व्यवस्था भारत में लागू की गई है, लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए एक बार फिर से वो कहते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देश्य होगा कि लोकतंत्र कि उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए। ऐसा उद्देश्य होगा भारतीय संविधान का। आगे देखिए, नेहरू जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना होगा। क्या जरूरी है भारतीय परिस्थितियों में, भारत के लोगों को क्या उम्मीद है भारतीय संविधान से। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारतीय जनता लोकतंत्र से क्या अपेक्षाएं करती हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो चर्चा होगी वो रचनात्मक ढंग से सोच के हमें एक व्यवस्था भारत में लागू करनी होगी। आगे देखिए बच्चों, आगे है लोगों की इच्छा। संविधान सभा से अब लोगों की क्या इच्छा थी? तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ये
कि जो संविधान सभा में चर्चाएं होती थी वो जनमत से भी प्रभावित होती थी। विभिन्न मुद्दों पे संविधान सभा के सदस्य चर्चा करते थे, मतभेद होते थे, गर्मा गर्म बहस होती थी। वो खबरें फिर अखबारों में छपती थी तो जनता को भी पता चलता था, भारत के लोगों को पता चलता था और वो लोग आपस में चर्चाएं करते थे। और संविधान सभा ने लोगों को उनके विचार चिट्ठी के द्वारा भेजने के लिए आमंत्रित भी किया था कि भारतीय जनता भी अपने विचार किसी भी मुख्य बिंदु पर रख सकती है। तो हम देखते हैं कि लोगों की इच्छाएं क्या थी। एक चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे भारत में, उनका क्या कहना था वो हम समझेंगे। एक बार यहाँ पर देखिए, संविधान सभा में कम्युनिस्ट मतलब समाजवादी कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने जो प्रश्न उठाया था उसके बारे में हम समझेंगे। वो देखिए, पहले समझते हैं कि समाजवाद होता क्या है, तब हम समझेंगे कि सोमनाथ लाहिड़ी क्या कहना चाहते थे। तो दो व्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवाद और समाजवाद, जो एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत विचारधारा है, विपरीत व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, पूंजीवाद क्या होती है? ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक मतलब अमीर वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार करके श्रमिकों का शोषण करता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अमीर लोगों ने फैक्ट्रियां स्थापित कर ली हैं, बड़ी बड़ी ये फैक्ट्रियां अमीर लोगों की है, कारखाने, और इन फैक्ट्रियों में मजदूर काम करता है, कम वेतन उनको देते हैं, उनका शोषण करते हैं, जितना भी मुनाफा होता है वो सारा अमीर वर्ग के हाथ में चला जाता है। तो धन एक जगह इकट्ठा होता रहता है, गरीब होता जाता है मजदूर, और जो उद्योगपति है वो अमीर होते जाते हैं। तो ये कौन सी हो गई? ये पूंजीवादी व्यवस्था हो गई। तो समाजवादी व्यवस्था क्या कहती है? समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। समाजवादी व्यवस्था कहती है कि ये जो कारखाने हैं ये सरकारी होने चाहिए, सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए, और इनसे जो इनकम हो वो सब में बंटनी चाहिए। मजदूरों को कम वेतन पे नहीं रखना चाहिए। जो लाभ हो रहा है कारखाने से, उस लाभ का हिस्सा मजदूर को भी मिलना चाहिए। अगर लाभ हो रहा है तो मजदूर की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ये बात है, ध्यान देना, उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा कौन कहता है? समाजवाद। और किसी एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा कौन कहते हैं? पूंजीवाद। अब जवाहरलाल नेहरू ने यही तो कहा था उद्देश्य प्रस्ताव में कि दोनों का सम्मिलित रूप भारत में हम लागू करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अमीर नहीं बनो, आप कारखाने ना खोलो, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को कुछ स्वतंत्रताएं होती है, तो उसे काम धंधा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो धन का एकत्रीकरण एक ही जगह ना हो, इसलिए थोड़ा सा समाजवाद भी हमें भारत में लागू करना चाहिए, ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में। और समझते हैं एक बार पूंजीवाद और समाजवाद को। आगे कहते हैं पूंजीवाद क्या होती है? तो इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रण करने की कोई खास भूमिका नहीं होती। सरकार की कोई भूमिका नहीं होती कि बाजार को नियंत्रण करूं, बाजार में जो ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं तो किसी कारखाने को मुनाफा हो रहा है, वो मुनाफा केवल जो कारखाने का मालिक है वो ही रख रहा है या मजदूरों को भी दे रहा है, मजदूरों की भी तनख्वाह बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इस चीज़ पे सरकार कोई ध्यान नहीं देती। जबकि यहाँ समाजवादी निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करते हैं कि जो संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये संपत्ति पूरे देश की है और देश पूरी भारत के लोगों का है, पूरी जनता का है। इसलिए जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं उन पे भी भारत के हर आदमी का उतना ही अधिकार है जितना किसी एक अमीर आदमी का है। ऐसा कौन कहती है? समाजवादी व्यवस्था। और पूंजीवादी व्यवस्था इस तरह बात करती है जैसा हमने समझा। अब देखिए एक बार, जो इंग्लैंड और अमेरिका है, इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, जो अंग्रेज हैं, वहां उस देश में पूंजीवादी व्यवस्था थी। और चीन और रूस में कौन सी व्यवस्था है? चीन और रूस में समाजवादी व्यवस्था है। तो चूंकि जो समाजवादी सदस्य थे संविधान सभा में, उनका ये कहना था कि अंग्रेज खुद
पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक हैं और संविधान सभा भी अंग्रेजों ने ही बनाई है, इसलिए संविधान सभा भी पूंजीवादी नियमों को, पूंजीवादी व्यवस्था भारत में लागू करेगी। इसलिए वो कह रहे थे कि इस संविधान सभा में अंग्रेजों की बनाई हुई है और अंग्रेज जैसा चाहेंगे वैसा ये काम करेगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये बात आपकी सही है कि अंग्रेजों ने संविधान सभा को बनाया है, लेकिन संविधान सभा अपनी शक्ति तो भारत की जनता से ग्रहण करती है। संविधान सभा वो ही व्यवस्था भारत में लागू करेगी जो यहाँ की जनता चाहती है और जनता के लिए अच्छा होगा। तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, समाजवादी व्यवस्था क्या है। पूंजीवादी एक बार फिर से बता देता हूं शॉर्ट तरीके से। पूंजीवादी व्यवस्था में कहते हैं कि जो उत्पादन और वितरण के साधन है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है। अगर वो अमीर बनना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके अमीर बन सकता है। दूसरी तरफ ये कहते हैं समाजवादी व्यवस्था में कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए और सरकार उनसे जो लाभ प्राप्त करे वो पूरे देश की जनता में बराबर बंटना चाहिए। अब देखिए इस चीज को समझिए कि लोगों की इच्छा, सबसे पहले कौन से लोगों की इच्छा, एक एक करके बहुत सारे समुदायों की इच्छा यहां पर समझेंगे। सबसे पहले कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट मतलब समाजवादी लोग हैं। तो संविधान सभा के समाजवादी सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने क्या कहा था, उनकी क्या अपेक्षाएं थी संविधान से, वो उनकी उन लोगों की, समाजवादी लोगों की क्या इच्छा थी संविधान से, वो देखिए। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गहरी छाप दिखाई देती थी, क्योंकि ब्रिटेन में पूंजीवादी व्यवस्था थी तो उन्हीं की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही थी। किस पर? संविधान सभा पर। वो कहते हैं कि संविधान सभा अंग्रेजों ने बनाई है, अंग्रेजी से नियंत्रित कर रहे हैं। आगे देखिए थोड़ा सा, क्यों कह रहे हैं ऐसा सोमनाथ जी, तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1946-47 ईस्वी की सर्दी में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, ये सारी चर्चाएं जब चल रही थी उस समय भी अंग्रेज भारत में ही थे। तो 1946-47 में जब संविधान सभा अपना काम कर रही थी, ये सब चर्चा चल रही थी, उस समय भी अंग्रेज भारत में ही थे और वो भारत के शासन को नियंत्रित भी कर रहे थे। जो अंतरिम सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की, उसके भी अध्यक्ष वायसराय ही होते थे। जो कौन थे अंतिम? लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शासन चलाने वाली अंतरिम सरकार भी वायसराय की देखरेख में ही कार्य करती थी। इस समय जो भारत की सरकार थी वो भी अंग्रेजों के ही नियंत्रण में, अंग्रेजों की ही देखरेख में कार्य करती थी। अब समझते हैं कि यह कम्युनिस्ट या साम्यवाद होता क्या है। तो ये कहते हैं कि सब वस्तुओं में सबका समान अधिकार रखने का सिद्धांत। हर वस्तु, देश की हर वस्तु में, चाहे वो खनन क्षेत्र हो, पहाड़ हो, जमीन हो, जमीन किसी एक ही व्यक्ति के पास नहीं हो, बहुत सारी जमीन का बराबर बंटवारा होना चाहिए भारत के हर नागरिक पर। ये देश सबका है और देश के संसाधनों पे हर व्यक्ति का बराबर अधिकार होना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? कम्युनिस्ट या साम्यवादी लोग। वो क्या कहते हैं? सब वस्तुओं में सबका समान अधिकार रखने का सिद्धांत है। अब जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ जी के इस सवाल का, इस जो उन्होंने कहा, इसका जवाब कैसे दिया? सोमनाथ जी ने क्या कहा है, क्योंकि जो संविधान सभा है ये अंग्रेजों के दबाव में, मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है, जो अंतरिम सरकार है वो भी अंग्रेजों के नियंत्रण में कार्य कर रही है, तो इस पर पूंजीवादी प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है, समाजवादी प्रभाव इस पे नहीं दिखाई दे रहा। तो जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? इसका जवाब देते हुए नेहरू जी ने कहा था, सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, कि भाई अंग्रेजों ने कह दिया कि संविधान सभा के चुनाव होंगे इस तरह होंगे, तो वो कागजों पे हो गए, लेकिन चुनाव तो भारतीय जनता ने किया है ना संविधान सभा का। तो संविधान सभा अपनी शक्ति कहाँ से ग्रहण करती है? भारत की जनता से। यहाँ तक कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसमें एक है प्रस्तावना में वो कहते हैं, संविधान सभा के सदस्य शपथ लेते हैं कि हम भारत के लोग संविधान
का जो पहला पेज है उस पे लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसका मतलब जो संविधान है या संविधान सभा के सदस्य हैं उनके पीछे असली ताकत किसकी है? भारत के लोगों की है, भारत की जनता की है। वही बात यहां नेहरू जी कह रहे हैं कि सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। हम लोग यहां इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वो किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। वो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है संविधान सभा में, क्योंकि सरकारें केवल कागजों से नहीं बनती है, सरकारों के पीछे असली ताकत होती है जनता की। और सरकारें या संविधान सभा वहीं तक कार्य करेगी, वही कार्य करेगी जहां तक जनता हमसे करवाएगी जो काम हमसे जनता करवाना चाहेगी, फिर वो जनता चाहे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित हो। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब संविधान सभा में पूंजीवादी प्रभाव कहीं नहीं है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का प्रभाव कहीं नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं बच्चों, संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। तो संविधान सभा तो किनके लिए कार्य करेगी? आगे कह रहे हैं संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं मतलब उन लोगों की इच्छाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग लड़े थे भारत को आज़ाद करवाने के लिए, अब आज़ाद करवाने के बाद उनके उद्देश्य क्या थे? तो उनकी जो अभिव्यक्ति थी, उनके जो विचार थे, उनकी जो आकांक्षाएं इच्छाएं थी, उसी के आधार पर संविधान सभा कार्य करेगी, ऐसा कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी में भारतीय सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। ये जो चीजें हैं ना, लोकतंत्र, समानता और न्याय, ये हमारा जो सामाजिक संघर्ष, अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई 19वीं शताब्दी में जो चली हमारा संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार से संबंधित जो भी कार्य थे, उन सब में हमें स्पष्ट रूप से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कैसे? तो देखिए, जब समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। बहुत सारे समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय ने, जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। साथ ही उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, तो उन्होंने विधवाओं के विवाह से संबंधित आवाज़ उठाई थी। तो ये सब क्या है? ये सब सामाजिक न्याय ही तो दिला रहे हैं। सामाजिक न्याय, जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे महिलाएं भी पिछड़ी ही मानी गई हैं, तो जो महिलाएं हैं उनका विधवा हो जाने के बाद दूसरा विवाह नहीं होता था, सती हो जाती थी, कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था, तो वो पिछड़ा हुआ वर्ग हो गई एक तरह से महिलाएं हमारे समाज का। तो उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं हमारे समाज सुधारक, ऐसी मांग करके कि बाल विवाह बंद करो, विधवाओं का विवाह करो। तो ये भी सामाजिक न्याय से संबंधित ही तो मांगे हैं। आगे कहते हैं कि जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई थी, उन्होंने हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने के लिए जो अभियान चलाया था विवेकानंद ने, वे धर्मों की और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही तो प्रयास कर रहे थे। वो यही तो कह रहे थे कि धर्मों को और ज्यादा अच्छा बनाया जाए, न्याय संगत बनाया जाए, धर्म में जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, उसको समाप्त किया जाए। तो वो धर्म को और अच्छा और न्याय संगत बनाने की ही तो कोशिश कर रहे थे। तो वही तो हम संविधान में भी लागू करना चाह रहे हैं, वही चीजें। तो हम किसी की नकल नहीं कर रहे हैं, बल्कि 19वीं शताब्दी में हमारे समाज सुधारकों ने जो किया, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ज्योतिबा फुले ने दमित जातियों, जो दलित वर्ग के नीची कास्ट माना जाता था, जिन्हें नीची जाति के लोग, उनके लिए कार्य किया था इन्होंने। तो जब ज्योतिबा फुले ने दमित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया था, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूर और किसानों को एकजुट किया, तो वे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही तो जूझ रहे थे। समझ रहे हैं ना बच्चों आप? तो देखिए, दलित वर्गों के लिए आवाज उठाई थी कि दलितों को कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, छुआछूत उनके साथ की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाई। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? आर्थिक और सामाजिक न्याय की तो मांग कर रहे हैं। जब कम्युनिस्ट सदस्यों ने
किसानों और मजदूरों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी तो वो आर्थिक व सामाजिक न्याय की ही तो बात कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने 19वीं शताब्दी में जो मांगे की थी वो हमारे संविधान के आदर्श होने वाले हैं। ये सब क्या कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जवाब दे रहे हैं। जो कम्युनिस्ट सदस्य थे सोमनाथ जी, जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि संविधान सभा पे अंग्रेज़ों का प्रभाव दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको ये कक्षा पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगली कक्षा में हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।